लगातार 3 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में सेम मैरिज एक्ट को लेकर बहस हुई। इन 3 दिनों में पिटिशनर ने अपने तर्क रखे समलैंगिकता को लेकर, क्यों इसको लीगलाइज किया जाए। समलैंगिकता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने में एक अहम वकील थी मीरा कोरा पटेल जी। उनसे पूछते हैं कि इन 3 दिनों में क्या हुआ, किन किन बातों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में रखे। और मीरा जी, जो तर्क थे आपके, जो दलील थी, वो क्या थी जो आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी? देखिए, पिछले 3 दिन में काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें से मुकुल रोहतगी जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, आज राजू रामचंद्रन जी, के.वी. विश्वनाथन जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स इसकी सपोर्ट में कोर्ट के आगे रखे हैं, जिसमें से स्पेशल मैरिज एक्ट की तरफ जो है कोर्ट का थोड़ा रुझाव है कि क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो सेकुलर है नेचर में, मतलब उसमें कोई आपकी रिलीजन की डोमिनेंस, रिलीजन को लेकर जो तर्क कई लोग दे रहे हैं, धार्मिक जो, चाहे वो हिंदू धर्म से जो रिलेटेड हो या मुस्लिम धर्म से या दूसरे धर्म से, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में धर्म का कोई मायने नहीं रखता। जी जी, क्योंकि ये जो एक्ट बना था, ये एक्ट बना ही उनकी प्रोटेक्शन के लिए था जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करते थे, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम की शादी, एक क्रिश्चियन और हिंदू की शादी। तो इनकी मैरिजेस जो हैं वो पर्सनल लॉ से रेगुलेट नहीं हो रही, वो तो एक्चुअली कानून से रेगुलेट हो रही हैं। मैडम, यहाँ पर सिर्फ रिलीजन और कास्ट का इशू नहीं है, यहाँ पर जेंडर का इशू है जी। और जेंडर को इशू को लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है और सवाल है। देखिए, जहाँ तक जेंडर की बात है, स्पेशल मैरिज एक्ट में आज भी ये डिस्कशन हुई कि वहाँ पर एक लाइन जहाँ पे कंडीशन ऑफ मैरिज आती है, कंडीशन ऑफ मैरिज में ऐसा नहीं लिखा कि आपको मेल और फीमेल होना चाहिए, वहाँ ये लिखा है कि शादीकर्ताओं में मेल की एज इतनी और फीमेल की एज इतनी। तो वो एज के लिए रखा गया था प्रोविज़न, ना कि जेंडर के लिए। तो एज सच प्रोहिबिशन नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लिखा किसी भी कानून में। मैं खाली स्पेशल मैरिज एक्ट की बात नहीं कर रही, ना हिंदू मैरिज। वहाँ पर आपको मतलब एज का अगर कॉलम ही हटा दे तो पूरा सिस्टम आपके फेवर में हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वो अगेंस्ट नहीं है, कहीं किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि मैरिज की... और भी कई कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। मान लिया मेल शादी करे, गे, लेस्बियन, तो अगर उनमें डिस्प्यूट होता है, अगर उनमें मतलब कोई दिक्कत आती तो फिर अपने आप को दोनों कहेंगे हम तो मेल है तो हम ना, तो मतलब कोई कैसे आप उनको? देखिए, उसमें ना एक कॉन्सेप्ट हमारा लॉ का एस्टॉपल का भी होता है, जिसमें जैसे अगर आपने एक मेल ने शादी की, ठीक है, और शादी करके वो रजिस्टर कराई, जब वो रजिस्टर्ड मैरिज है तो पहली बात उसमें प्रिजम्पशन आती है कानून की, लीगल प्रिजम्पशन कहते हैं इसको। लीगल प्रिजम्पशन है कि वो शादी वैलिड है। अब वो उस शादी की वैलिडिटी चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो इस तरह का कोई फ्रिवलस आर्ग्यूमेंट देता भी है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट ही उसको होल्ड करेगी, क्योंकि जब आपने शादी की, आप खुद चल के मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस तक गए, आपने अपने आप को मेल डिक्लेयर करा, तो उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मैं फीमेल। अच्छा, तो वो पहले से डिक्लेयर होगा सारी चीजें। जी, तो जी, वो तो... लेकिन स्वास्थ्य को लेकर ही मुस्कान गांधी जी भी इस मामले में एक लॉयर के हैसियत से वहाँ पर, मुस्कान, स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा संकट आ जाएगा। अगर मेल और मेल आपस में रिलेशन बनाएंगे तो स्वास्थ्य को लेकर बड़ा संकट है, तो ये कैसे चुनौती निकलेगी? स्वास्थ्य का क्या मतलब है आपका कहने से? अगर मेल टू मेल रिलेशन हो रहा है, सेक्सुअल रिलेशन हो रहा है, तो फिर वो तो आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह से अननेचुरल। बट हम तो यही बात कर रहे हैं ना, आज कोर्ट में भी यही बात हुई है। सीनियर एडवोकेट ने बोला है कि आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ जो है वो इम्प्लिसिट है। स्वास्थ्य तो सबसे बड़ा ये है ना कि हमारे दिमागी तौर पे हालात सही रहें, तो मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट पे भी बात की है। तो सबसे बड़ा एक यूनियन जब हो रहा है कि नहीं, दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप अगर डेवलप हो रही है, तो उसके बाद जो उनका नेचुरल प्रोग्रेशन है ना कि आगे जाके वो मैरिज करें, सोसाइटी के लिए ही करते हैं ना। मैरिज करने के लिए ज़रूरी तो नहीं है पार्टनरशिप हुई है तो शादी करना ज़रूरी होता है, बट शादी सामाजिक तौर पर भी एक एक्सेप्टेंस लाती है। तो राइट टू हेल्थ जो इम्प्लिसिट है आर्टिकल 21 में, उसके अंदर स्वास्थ्य की बात सबसे ज़्यादा उस स्वास्थ्य को लेकर जो मामला है ना। हाँ। एक हुआ मेंटल स्वास्थ्य, जिसके बारे में इन्होंने बोला, जो आप पूछना चाह रहे हैं फिजिकल स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो उसके ऊपर मेरा ये कहना है कि ये तो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स में भी, अगर एक आदमी और औरत है, मान लीजिए जो आदमी है उसके मल्टीपल रिलेशंस हैं, जिसके अंदर उसने ऐसे कुछ लोगों को विजिट किया जिससे उससे कोई इन्फेक्शन हुआ, जो सेक्सुअल इन्फेक्शन हम जिसको बोलते हैं, HIV जैसे हो गया, वो तो ट्रांसमिट अपनी वाइफ को भी कर सकता है। तो ऐसे ही इनके अंदर भी अगर ये प्रिकॉशंस फॉलो करें, मतलब मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिससे वो प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि हेल्थ के लिए ठीक होगा, जैसा कि मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में बोला कि अगर आप किसी रिलेशनशिप को मान्यता देते हैं
तो आप मल्टीपल पार्टनर से हटा के सिंगल पार्टनर की तरफ जा रहे हैं। जब तक वो शादी रिकॉग्नाइज नहीं है तो इनके रिलेशंस में क्या होगा, वो हम मान सकते हैं कि प्रिकॉशंस हैं और तमाम हाँ, चीजें अगर इस तरह की हैं, लेकिन एक दूसरा सोसाइटी में जो इससे और एक डर ऐसा- पैदा है, एक डर भी पैदा है कि ऐसा- कहीं ऐसा नहीं कि नॉर्मल बच्चे भी इस तरह से उनका ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाए। देखिए पहले तो मैं एक बार वो वाला फिनिश करती हूँ पॉइंट कि ये एक मान्यता है खाली, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है हेल्थ का कि इसका हेल्थ का इतना इम्पैक्ट होगा। तो ये भी थोड़ा सा लोगों को अपने दिमाग से डर निकालने की ज़रूरत है, इस पर स्टडी करें अच्छे से। कई बार क्या होता है, कोई साइंटिफिक स्टडी करी, उसने 12 लोग ले लिए, उन 12 लोग में से 6 को इन्फेक्शन निकला तो कहेंगे जी 50% इन्फेक्शन हुआ, पर वो स्टडी कितने पे हो रही है, 12 लोगों पे हो रही है। तो अपना हम उससे सीमित नहीं कर सकते। अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो किसी के साथ भी रिलेशन होगा, उन सबके लिए रिस्की होगा। लेकिन अगर उसका कोई अपने रिस्क नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती मेल टू मेल है इसलिए उसको इन्फेक्शन कैच होगा।